डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्राम, आप सुन रहे हैं मसीहा और मैं हूं असद। इससे कबल आप मसीहा की 159 इकसात सुन चुके हैं। अब किस्त 160 मुलाहिज़ा फरमाएं। इसके साथ ही आपसे इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी आरा से हमें मुतल्ला करें। आइए दास्तां का आगाज करते हैं। ये जगह हमारे होटल से काफ़ी दूर और सियाहती होटल्स के अक्क में वाक़ थी। वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें एक बड़ा चक्करदार रास्ता इख्तियार करना पड़ा था। रास्ते ही में संगते से मैंने पूछा, कैसे भला इतनी दूर कैसे इन मज़कूरा दो अफराद पर शुबा हो गया था, जिस पर वो मुस्कुराते हुए बोला कि वो एक सुपर स्टोर से इनका ताक़ुब करता हुआ यहाँ तक पहुँचा था, जो उस होटल के बिल्कुल बाजू में वाक़ था, जहाँ शीशों और एली वगैरह क़याम पज़ीर थे। मतलूबा जगह पहुंचकर हम फुटपाथ पर आकर दीगर आने जाने वाले राहगीरों में शामिल हो गए। इनमें मकामी अफराद के अलावा गैर मुल्की सियाह भी थे। 2-3 चक्कर काटने के बाद एक जगह रुककर मैंने मकान पर नजरें गाड़ते हुए संगते से कहा, अंदर नक्ब लगाने की कितनी गुंजाइश हो सकती है? इसकी जरूरत नहीं जनाब, वो अपने मखसूस और मोतबाना लहजे में बोला। हम इनके दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर दाखिल होंगे और इन पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। इसकी बात सुनकर मैंने होंठ भींच लिए। मैं भूल गया था कि वो भी शीशों की तरह का एक कबायली ही था और हर मामले को अपने अंदाज में डील करने का आदी था। शायद इसके ये कहने की एक वजह मेरे अचानक एली की होटल रूम में शबखून मारने की भी हो सकती थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं संगते, जरूरी नहीं कि हर मामला एक ही अंदाज में निपटाया जाए। इस मामले की नौयत जरा गंभीर है, हमें पहले राजदारी बरतना होगी। तब भी कोई फिक्र की बात नहीं, वो उसी तरह बेफिक्री से बोला। मैं तो यही समझा था कि आप अपनी तसल्ली करने के बाद यहाँ से वापस होटल लौट चलेंगे और फिर अपने दोनों साथियों के साथ यहाँ हमें दोबारा आना पड़ेगा। नहीं, अभी ये मामला सिर्फ हम दोनों ही निपटाने की कोशिश करेंगे। अभी मेरी इन दोनों साथी खवातीन की जरूरत नहीं। लेकिन संगते याद रहे, अगर तो ये वही लोग हुए तो हमें हर कदम मोहतात रहना होगा, इसलिए कि ये लोग शीशों कुरैली वगैरह से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। फिर इनकी कैद में हमारा साथी भी है जो तुम्हारी ही तरह बहादुर भी है। वो भी धोखे से इनके नरगा में चला गया था। मेरा इशारा तारिक की जानिब था। चलो फिर कदम आगे बढ़ाओ। इस तरफ से एक रविश सीधी मकान के अक्कब में जाती है। वहां बहुत सन्नाटा है और घनी झाड़ियां और दरख्त हैं। वहीं से अंदर नकब लगाते हैं। संगते तो जैसे हर लम्हा हर मामले में कूद पड़ने को तैयार रहता था। उसने जिस जाने बढ़ने का इशारा किया था वो इन्हीं रहायशी मकानों के दरमियान बनी गलियों से होकर जाता था। दिन खूब निकला हुआ था, सूरज चमक रहा था, मौसम खुशगवार था और सर्दी का एहसास कम था। हम आगे बढ़ गए। 30-40 कदम चलने के बाद हम मकान के अक्कम में जा पहुंचे। संगते का कहना दुरुस्त था। यहाँ मुझे मकान की अकबी दीवार ही नहीं बल्कि इसकी कंपाउंड वाल भी लांबी लांबी झाड़ियों और सफेदे के आराशी दरख्तों से अटी पड़ी नजर आई। शायद यहाँ जुर्म न होने के बराबर थे, इसलिए यहाँ मुझे सिक्योरिटी का कोई खास निज़ाम भी देखने में नहीं आया। अलबत्ता चंद पुलिस एहलकार और सरकारी कार्ड्स की शटल टाइप गाड़ियां आती जाती जरूर मुझे नजर आ रही थी। लेकिन जल्द ही संगते ने मुझे यह बावर भी करवा दिया कि बज़ाहिर कोई सिक्योरिटी सिस्टम दिखाई नहीं देने के बावजूद भी बेशतर मकानों में खुफिया अलार्मिंग सिस्टम जरूर होता है जो शोर नहीं मचाता। ये ज्यूरी शॉप्स जैसा अलार्मिंग सिस्टम है। एक अलार्म बेडरूम में बजता है और दूसरा करीबी पुलिस स्टेशन में। दोनों तरफ से हाई अलर्ट जारी होते ही चोर या नकबजन के गिर्द पहले ही घेरा तंग कर दिया जाता है कि इस बेचारे को पता भी नहीं चलता। मुझे संगते पर एक बात पर गुस्सा जरूर आ रहा था। वो बाज अहम बातों का इंकशाफ सोच सोच कर रहा था। शायद उसकी आदत थी। तो फिर अब हमें कैसे पता चलेगा कि मैंने खदशा जाहिर किया? हम वही महफूज रास्ता इख्तियार करेंगे जो अलार्मिंग सेंसर से दूर और उसके दायरा इख्तियार में ना आता हो। वो मुस्कुरा कर बोला। मैंने उसे नजरें छुपाकर दांत पीसे। बहरकैफ अभी हम इस तरफ जाने के इरादे से कदम बढ़ाने ही वाले थे कि अचानक मैं ठिठक कर रुक गया। मुझे मकान के दरवाजे से एक आदमी बाहर निकलता दिखाई दिया। ठहरो, मैंने संगते से सरगोशी में कहा और मज़कूरा सिम्मत इशारा किया। वो भी रुक गया। मैं इसे करीब से देखना चाहता हूँ, आओ, मैंने जोश भरे लहजे में कहा। यह भी अच्छा था कि इस तरह कोई रिस्क लेने से पहले तस्दीक भी हो जाती। संगते ने कंधे उचका दिए। मैं और वो पलटे। वो आदमी खरामा खरामा चलता हुआ फुटपाथ पर आ गया और इसी तरह आगे बढ़ने लगा। हम दोनों उसके पीछे चल दिए। मैं जरा उसके करीब होना चाहता था
इस तरह की नजरें चार होने की सूरत में वो मुझे पहचान न पाए और चौंके भी नहीं। इसका रुख करीब एक वाइन स्टोर की जानिब था। संगते को एक हदायत देकर मैं एक शॉर्टकट लेकर उस आदमी के नजदीक से गुजरा, यूं जैसे मैंने अपने कान से सेलफोन लगाया हो, मगर कन नखियों से मैं उस आदमी की शक्ल भी देखने की कोशिश करता हुआ बिल्कुल उसके सामने से गुजरा। अपना चेहरा भी मैंने छुपा रखा था, कहीं मतलूबा शख्स होने की सूरत में कमबख्त मुझे पहचान न ले। मेरा दिल धक से रह गया। ये रोजी का साथी जोड़ी था। मैं उसे देखकर इस कदर जोश में आ गया कि उसे गराज करते ही रुक गया। ये मेरी खतरनाक गलती थी, उसे मुझ पर शुबा हो सकता था। मैं बेख्तियार जोश तले रुक कर अपनी गर्दन मोड़े उसे जाता देखता रह गया। वो अगर चलते चलते पीछे मुड़कर मेरी तरफ देख लेता तो मुतवज्जा पाकर ठिठक सकता था, और फिर वही हुआ। उसने चलते चलते ही गर्दन मोड़ी थी और मैं एकदम हरकत में आ गया और सीधा चेहरा किए आगे चलता रहा। चंद कदमों बाद फिर मुड़कर देखा तो वो सड़क क्रॉस करके वाइन स्टोर के करीब पहुंच चुका था। मैं इधर ही से घूमा और एक करीबी दरख्त के पास चला गया जहां एक मोटी सी उम्र रसीदा खातून अखबारों का स्टॉल लगाए खड़ी थी। मैं वहां पहुंचा और उससे अंग्रेजी का एक अखबार लेकर वहां मौजूद चंद दीगर लोगों की तरह खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन मेरे अंदर जबरदस्त धमाचूकड़ी मची हुई थी। मेरे जोश में आने की एक वजह यह भी थी कि मुझे तारीख के सिलसिले में सख्त बेचैनी और तशवीश थी। मेरा जी चाहा कि इसी वक्त जाकर चोटी की गर्दन दबोच लूं और इससे तारीख के बारे में उगलवाने की कोशिश करूं। मुझे करना यही था। यह तहिया करते ही मैंने अखबार से नजरें हटाईं और गर्दन मोड़कर वाइन स्टोर की जानिब देखा। मेरा इरादा इसी जगह रुककर उसकी वापसी का इंतजार करना था। संगते भी मेरे चेहरे से झलकते जोश को भांपते ही समझ गया था कि उसकी मेहनत रायगा नहीं गई थी। उसने दुरुस्त लोगों को ट्रेस किया था। अचानक मैं वाइन स्टोर की तरफ देखते हुए बुरी तरह चौंक पड़ा। जोड़ी गायब था। मैं एकदम बौखला गया। यह भला एकदम कहाँ चला गया? मुझे फिक्र हुई। तुमने देखा उस आदमी को संगते? हाँ। कहाँ चला गया? अभी तो वहां खड़ा था। जाकर देखना पड़ेगा, हो सकता है अंदर चला गया हो। मैंने तमाम तर एहतियात को बालाए ताक रख दिया और उसके हमरा तेज तेज कदमों से चलता हुआ वाइन स्टोर के करीब जा पहुंचा तो चौंक पड़ा। अंदर से वही बरामद हो रहा था। उसके हाथ में बड़ा सा लिफाफा था। मैं एक तरफ को हुआ। गैर इरादी तौर पर उसकी नजरें मुझ पर पड़ी थी। मैंने उसके चेहरे पर चौंकने के आसार साफ तौर पर महसूस कर लिए। यही नहीं, चंद लम्हों के लिए वो रुक भी गया और हमारे हर से उसका मुंह खुले का खुला रह गया। जोश कामयाबी तले में अपना चेहरा भी कालर की जद में न ला पाया था, जो न जाने कब का हट चुका था। मुमकिन था वो मुझे पहचान चुका हो या फिर शक में हो, क्योंकि मेरा इनसे रेड रिजल्ट में टाकरा हो चुका था। यकलख्त मेरे जहन ने खतरे की घंटियां बजाईं, क्योंकि इसका एक हाथ अपने चेस्टर की जेब में रिंग गया था। यही वो वक्त था जब मैंने उस पर छलांग लगा दी। लिफाफा उसके हाथ से छूट कर गिरा और बोतलें पुख्ता फर्श पर गिरी। दो एक टूटी भी थी। आसपास कम ही लोग थे और काफी फासले पर भी थी। वो नीचे गिर गया था। संगते भी मेरी मदद को कूद पड़ा। मैंने फुर्ती से पहला काम यह किया कि उसके चेस्टर की जेब से पिस्तौल निकाल लिया। हम उसे घसीट कर एक कोने में ले गए। पिस्तौल की नाल लंबी थी, इस पर साइलेंसर लगा हुआ था। यहां से एक वीरान गली का सिरा नजर आया। मैंने उसे चेस्टर के कॉलर से दबोच कर दीवार से लगा दिया और पिस्तौल की नाल उसकी कनपट्टी से लगा दी। अब कोई हरकत मत करना। मैं भेड़िए जैसी गुर्राहट और खौफनाक आवाज तले गुर्राया। क्या चाहते हो? वो खुश्क और खाइफ लहजम बोला। मेरा साथी तारिक कहाँ है? मैंने सवाल किया। वो उसने एक जरा तामुल करते हुए जवाब में कहा, रास्ते ही में फरार हो गया था। बकवास मत करो। मैं दबी दबी आवाज में कुराया। संगते ने गिरदो पेश में नजर रखी हुई थी। मैं इधर ही तुम्हें हलाक कर डालूंगा और जिस मकान में तुम रह रहे हो वो भी मैं ट्रेस कर चुका हूं। वो पहली बार मरऊब नजर आने लगा, लेकिन अकड़ अब भी उस पर हावी रही। बोला, तुम यहां तक कैसे पहुंचे? उसके सवाल पर मेरे होंठों पर जहरनाक मुस्कुराहट रक्सा हो गई। मैं तुम्हारी मौत हूं। अब मेरे साथी के बारे में बताओ या फिर छुट्टी करो। मैं बता चुका हूं। वो फरार। उसकी एक ही रट पर तैश में आकर मैंने पिस्तौल के ठोस दस्ते से उसके जबड़े पर वार किया। उसके मुंह से भल भल खून जारी हो गया। संगते, ये वक्त जाया कर रहा है, इसे खत्म कर दो और मकान पर हल्ला बोलते हैं। मैंने नफसाती हमला किया। संगते मेरे हुक्म का मुंतजिर था। लपक कर उसने अजीब तरह के फल वाला शिकारी जंगली चाकू अपने लिबास से निकाल लिया और जोड़ी की तरफ बढ़ा। आखिरी मौका दे रहा हूं मिस्टर जोड़ी, बोलो तारिक कहाँ है? मैंने उसे फिर मरऊब किया। उसकी आंखों में मेरे मुंह से अपना नाम सुनकर एक तशवीश अमेज सी हैरत उभर आई। लुकनत ज़दा लहजम बोला, तो तुम हमारा नाम कैसे जानते हो? मैं तो रोजी, डॉक्टर रमेश और डेविड से लेकर तुम्हारे कैंप डेल्टा वाइट से भी अच्छी तरह वाकिफ हूँ।
اس لیے مجھے تمہارے جیسے فالتو آدمی پر وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنگتے، میں نے آخر میں اسے آواز دی۔ میں ایک طرف ہٹ گیا۔ پستول کی نال جوڑی پر ہی اٹھی رہی۔ سنگتے کا سائیوں کی طرح عجیب وضع کے پھل والا مگر تیز چاقو لہراتا ہوا جارحانہ انداز میں اس کی جانب لپکا۔ ٹھہرو، اس نے بچاؤ کے سے انداز میں اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لیے۔ سنگتے کو میں نے رکنے کا اشارہ کیا۔ بس آخری موقع، طارق کہاں ہے؟ وہ کہتے کہتے جوڑی ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر ایک دم جھکائی دے کر وہ سنگتے کے نرگے سے نکلا۔ سنگتے نے چاقو اس کی جانب اچھال دیا تھا جو اس کی گدے میں پوست ہو گیا۔ وہ کراہتا ہوا گلی کے پختہ فرش پر گرا، موندے منہ گرا تھا۔ سنگتے آگے بڑھا اور جھک کر اس کے گدے سے اپنا چاقو نکال لیا۔ نکل چلو یہاں سے، میں نے کہا۔ ہم دونوں دوسرے سرے سے باہر دوسری طرف کی سڑک پر آ گئے۔ یہاں سے ایک موڑ کاٹا اور پھر دوبارہ اسی گنبد والے مکان کی طرف آ گئے۔ روزی گروپ کا خاص آدمی ہمارے ہاتھوں جہنم واصل ہو چکا تھا۔ اب یہ لوگ صرف 4 بچے تھے۔ طارق کے بارے میں جہنم واصل جوڑی نے جو کہا تھا مجھے اس پر یقین نہیں تھا، مگر دل میں دعا یہی ابری تھی کہ کاش ایسا ہی ہوا ہو، وہ ان کی گرفت سے اب فرار ہو گیا ہو۔ ایک لرزا دینے والی تشویش بھی تھی کہیں ان لوگوں نے خدا نخواستہ اسے جانی نقصان نہ پہنچا دیا ہو، مگر مجھے یقین تھا کہ طارق ایسا ترنے والا بھی نہیں تھا کہ ان کے ہاتھوں یوں بے موت مارا جاتا۔ ایک حقیقت یہ بھی تھی کہ ڈاکٹر رمیش جیسا بغضی سفاک اور میرا جانی دشمن میرے حوالے سے کسی کو بھی زندہ چھوڑنے کا قائل نہیں تھا۔ اس امید اور طارق کے حوالے سے تشویش امیز پریشانی نے مجھے جھنجھلا کر رکھ دیا تھا۔ ایک جنون کی سی کیفیت میرے سر پر سوار تھی، بس جلد سے جلد ان کی گردنیں چھاپ لوں اور طارق کے بارے میں اگلوانے کی کوشش کروں۔ سنگتے، میرا خیال ہے کہ اندر داخل ہونے کے بجائے ادھر ہی کھڑے ان کی ریاکی کرتے ہیں۔ میں نے قریبی درخت کی آڑ میں آتے ہوئے مشورہ طلب لہجے میں اسے کہا۔ ضرور، جوڑی کی تلاش میں کوئی اندر سے باہر آئے گا۔ اس نے اپنے سر کو تائیدی چنبش دی۔ ہم وہیں کھڑے رہے۔ ہماری نظریں مکان کے دروازے پر لگی رہیں۔ خچر ڈبہ گاڑی ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ کافی دیر بیت چلی اور ہمارا خیال درست نکلا۔ جوڑی سے کسی قسم کا رابطہ نہ ہونے کے سبب اندر سے میں نے روزی کو نکلتے دیکھا۔ اس زہریلی ناگن کو دیکھتے ہی یکلخت میری کن پٹیوں میں خون کی گردش تیز ہوگی۔ اس کے حکم میں 2 اور افراد بھی برآمد ہوئے تھے۔ رومی سے لی ہوئی سنگل لینس والی دوربین نکال کر میں نے ان تینوں کو واضح منظر میں دیکھنے کے لیے اپنی ایک آنکھ سے لگائی اور اگلے ہی لمحے میرے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ رقصہ ہو گئی۔ روزی کے حکم میں نمودار ہونے والے 2 افراد ڈیوڈ اور ڈاکٹر رمیش ہی تھے۔ وہ تینوں دروازے پر کھڑے ہوئے پہلے ادھر ادھر دیکھتے رہے، اس کے بعد آپس میں کچھ باتیں کی، پھر پیدل ہی چلتی گئے۔ ان کا رخ مارکیٹ والی چرنگی کی جانب تھا۔ صاف ظاہر تھا وہ اپنے واصل جہنم ساتھی جوڑی کی تلاش میں نکلے تھے۔ میرا ذہن اس وقت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ سر، یہ تینوں باہر ہیں، ان پر حملہ کرنا ہے یا؟ سنگتے نے پوچھا۔ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، انہیں آگے نکلنے دو، میں ایک پینتھ 2 کاج نپٹانا چاہتا ہوں۔ جب وہ تینوں تیز قدموں سے چلتے ہوئے مکان سے دور ہو گئے تو میں نے سنگتے کو ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ سنگل لینس کی دوربین بند کر کے جیب میں ڈال لی۔ میں نے سنگتے کو بتا رکھا تھا کہ ان کے ہمراہ 3 خطرناک اور انتہائی تربیت یافتہ جنگجو ساتھی بھی ہیں جنہیں یہ لوگ FGM کا نام دیتے ہیں۔ ان سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ میرا خیال تھا۔ ممکن تھا وہ تینوں اندر ہوتے، لیکن مجھے اپنے اس خدشے کی نفی کرنا پڑی تھی۔ اگر وہ 3 افراد اندر ہوتے تو نہ جوڑی باہر اکیلا نکلتا اور نہ ہی یہ تینوں، تو پھر وہ 3 خطرناک آدمی کہاں تھے؟ بہرکیف تھوڑی دیر بعد ہم مکان کے دروازے پر تھے۔ قریب سے اس کا جائزہ لینے کے بعد ہمیں کوئی ایسی اوٹ یا دیوار نظر نہیں آئی جس سے ہم نقب لگا کر اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے۔ اس گنبد نما مکان کی بناوٹ ہی ایسی تھی۔ تاہم میں نے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد سنگتے کو محتاط کھڑے رہنے کا اشارہ کیا اور دروازے کے لاک پر زور آزمائی شروع کر دی۔ اس مقصد کے لیے ہمیشہ رومی اور میرے پاس کچھ مخصوص آلات ہوتے تھے۔ مڑے توڑے تاروں اور چند ایک چابیوں کا گچھا نکال کر میں نے تھوڑی سی محنت کے بعد ایک لاک کھول دیا۔ اس طرح کے آنے والوں کو بھی ذرا شبہ نہ ہو کہ تالا کسی چور طریقے سے کھولا گیا ہے۔ اندر داخل ہونے سے پہلے میں نے کسی خیال کے تحت سنگتے سے کہا، تم ایسا کرو، اس گاڑی کو اندر سے اچھی طرح چیک کرو، اس کے بعد تم بھی خاموشی اور رازداری سے اندر آ جانا، مگر دیکھو محتاط رہنا اور دیر مت کرنا، یہ لوگ کسی بھی وقت لوٹنے والے ہوں گے۔ سنگتے فکر مند ہو گیا اور میں آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ لاؤنچ اور حال نما سا کمرہ جو خالی نظر آتا تھا میرا منتظر تھا۔ میں چند لمحے کھڑے اس کے در و دیوار کو دیکھتا رہا۔ میرا دل کامیابی اور کسی متوقع انکشاف تلے تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ مکان سر دست خالی ہی محسوس ہو رہا تھا۔
गिरदो पेश का जायजा लेने के बाद मैंने कमरों में झांकना शुरू कर दिया। इनका सामान बिखरा पड़ा था, जिनमें कुछ लासिल की राब्तों वाली डिवाइसेस, लैपटॉप और नक्शे वगैरह मेज और कुर्सियों पर फैले नजर आए। मेरे लिए इनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं तारिक की बाजियाबी ही के लिए दुआ मांग रहा था कि अगर रजीलों ने उसे यहाँ कहीं यरमाल बना रखा हो तो मैं उसे छुड़ा लूं। 2 ही कमरे थे, दोनों खाली मिले। मायूसी से मेरे अंदर कुछ बुझ सा गया था। जो उम्मीदें थी वो सब नामुराद हो गईं। दिलो दिमाग के अंदर एक बार फिर तारिक से मुताल्लिक खौफनाक ख्यालात आने लगे। मैं बुरी तरह असाब ज़दगी का शिकार होने लगा। तारिक की नाकाम बाजियाबी से मुताल्लिक मेरे अंदर ऐसी जनूनाना कैफियत तारी हो रही थी कि दिल कर रहा था कि इस मकान को ही आग लगा दूं। तारिक ना जाने कहाँ था, किस हाल में था। न जाने इन मरदूदों ने उसके साथ तिब्बत और नेपाल के बर्फजार वीरानों में क्या क्या किया होगा। अजीब वसवसा अंगेज और दिल दहला देने वाले ख्यालात उबर उबर कर मुझे अंदर से दहला रहे थे। कभी ख्याल आता कि वो इतनी आसानी से दुश्मन के हाथों जान देने वाला मुजाहिद नहीं था। फिर डॉक्टर रमेश और रोजी जैसे सफाक और मकार दुश्मनों को देखता तो दिल खोलने लगता। इसकी गुमशुदगी या दुश्मनों के नरके में चले जाने का ये पहला वाकया नहीं था। इससे पहले भी वो चिकनी मछली की तरह न सिर्फ इनके गिरफ्त से निकलता रहा था, बल्कि हमारी मदद के साथ दुश्मनों को भी उसने मजा चखाया था। तारिक की यहाँ उम्मीद अफजा बरामदगी जायल जाने से मुझे अपना हौसला और हिम्मत डगमगाते महसूस हुए। तभी मैंने अपने ढहते हौसलों को मुजतमा किया और एक गहरी सांस लेते हुए होंठ खींच लिए। मैंने हतमी फैसला कर लिया था, कुछ भी हो मैं इन तीनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ख्वाह मुझे इसी गुंबद नुमा घर को रमेश, रोजी और डेविड का जहन्नमी मकबरा ही क्यों ना बनाना पड़ जाए। इस वक्त संगते अंदर दाखिल हुआ। मैं उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। उसके चेहरे पर जोश के आसार देखकर मैं चौंके बगैर नहीं रह सका। साफ जाहिर था बाहर खड़ी खच्चर गाड़ी के अंदर उसने कुछ देखा था। यहाँ कुछ नजर आया? संगते उसी जोश तले मुझसे बोला, कुछ नहीं, तुमने बाहर क्या देखा? अंदर गाड़ी में कोई रस्सियों से जकड़ा पड़ा है। संगते ने जैसे मुझे एक मुजदा है जहां फजा सुना दिया। मैं जोश मुसर्रत और जनू तले उससे कुछ कहे बगैर बिजली की सी तेजी के साथ बाहर को लपका। वो मेरे पीछे था। उसने खच्चर गाड़ी के डिब्बे का अकबी दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। मैं भी उसके स्टैंड पर पाँव रखकर अंदर आ गया। सामने बराबर की 2 लंबी सीटों के दरमियान जो भी फर्श पर मुझे तारिक रसन बस्ता हालत में पड़ा नजर आ गया। इसके मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था। वो नीम बेहोशी की हालत में था। संगते, एक लम्हे की भी देर न होने पाए। यही हमारा गुमशुदा साथी तारिक है, जल्दी करो। कहते हुए मैंने तारिक के मुंह से कपड़ा निकाला। वो कुछ जख्मी था। तुम फौरन गाड़ी दौड़ाते हुए यहां से निकल चलो, मैं इसकी रस्सियां खोलता हूं। मौका गनीमत था। संगते ने ऐसा ही किया। जब तक मैंने जल्दी जल्दी तारिक के हाथों पैरों में बंधी रस्सियां खोली, संगते खच्चर गाड़ी आगे बढ़ा चुका था। मैंने तारिक को होश में आते देखा और बेख्तियार वफूर जज्बात तले उसे अपने गले से लगा लिया। तारिक, मेरे दोस्त, तुम ठीक तो हो ना? उसे पुकारते हुए मेरा लहजा रुंध गया। मैंने उसे खुद से लिपटा कर खूब भींचा। वो भी मकदूर भर अपने हाथों से मेरी पुश्त और शाना सहला रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि एक बार फिर मैं तुम लोगों में मौजूद हूं, वो हल्की आवाज में बोला।